टक्कर में आज बात करेंगे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण से उठे बवाल थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा। कांग्रेस का आरोप है कि स्पीकर ओम बिरला ने नियमों को हवाला देकर राहुल गांधी का भाषण पूरा नहीं करने दिया। अब विपक्ष लोकसभा स्पीकर की टिप्पणी से नाराज होकर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा है। तो आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। सीएनबीसी आवाज पर मुद्दों पर हार तो स्पीकर पर वार। ये तस्वीर तो पूरे देश ने देखी, लेकिन इस दृश्य के पीछे की एक एक कहानी, यानी संसद में जो कुछ हुआ, वहां का मंजर कैसा था, उसकी लाइव गवाही का दिन है। क्योंकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल खुद वहां मौजूद थे और वहां क्या हुआ, ये पीयूष। ऑनरेबल स्पीकर ओम बिरला ने बोला कि एक अनफॉर्चुनेट एक ऐसा इंसिडेंट कर सकते थे जो अप्रत्याशित हो सकता था। मैं खुद वहां बैठा हुआ था। क्या हुआ था? इतना डरावना दृश्य था, 20-20 फुट के बैनर्स लेके और ऊपर चढ़ के 3 रो ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर, यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी को चारों तरफ से घेर के हम सबके ऊपर पता नहीं ये लोग क्या हमला कर सकते थे। There's no question of our members attacking the Prime Minister. Then please do an FIR at once. Arrest that person. Why are you not doing that? इस पूरी घटना पर सांसद निशिकांत दुबे ने जो कहा है वो भी बेहद डरावना है। वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास पहुंचकर कोई अप्रत्याशित घटना कर सकते थे कि वो कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना प्रधानमंत्री जी के साथ करना चाहते थे। धक्का दे सकते थे, कपड़े फाड़ सकते थे, प्रधानमंत्री जी के ऊपर उल्टे पुल्टे आरोप लगा सकते थे, कुछ भी हो सकता था। स्पीकर कोई कांग्रेस के रहमो करम पर स्पीकर नहीं है, वो बहुमत से एनडीए ने उनको स्पीकर चुना है। इस सदन में एनडीए का बहुमत है। And so they stalled the house. They didn't let me speak. That happened 3 or 4 times. हालात ये हो गए हैं कि अब खुद कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर बैकफुट पर दिखाई दे रही है। स्पीकर साहब पे इतना प्रेशर है कि उनको खुद स्टेटमेंट देना पड़ रहा है जो सही नहीं है। और 11 महिला एमपी हैं, मैं एक हूँ और 10 और हैं। बिल्कुल गलत है ये। अब इस सियासी बौखलाहट के बीच विपक्ष ने एक और तुर्रा चल दिया है। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के एजेंडे में जुटा हुआ है। ये संसद में तमाशा बनाया हुआ है इन्होंने। लीडर ऑपोजिशन को एक लफ्ज ये सुनना नहीं चाहते। ये लोग चाहते हैं कि इनकी दादागिरी और गुंडागर्दी चले। तो संकीर्णता के साथ प्रोग्रेस अग्रसित होकर अगर आप निर्णय लेंगे तो हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का निर्णय लेना पड़ रहा है। विपक्षी दलों के नेताओं का स्पीकर ऑफ किया जाता है, सांसदों का स्पीकर ऑफ किया जाता है। तो ये अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का अगर है तो मुझे लगता है इंडिया ब्लॉक मिल के ही ये मोशन लाए। ये पूरा एजेंडा सिर्फ इसीलिए चलाया जा रहा है क्योंकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष को नियम के मुताबिक चर्चा करने के लिए कहा था और असंसदीय आचरण करने वाले 8 सांसदों को सदन से पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया था। सवाल ऐसे में यह है, क्या विपक्ष मनमानी पर उतर आया है जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं विश्लेषण के ऊपर विपक्ष की माई वे और हाईवे वाली सियासत का विश्लेषण। यानी या तो हाईवे होगा या माई वे होगा, या मेरी तरह या किसी और की तरह नहीं। स्पीकर के खिलाफ महाभियोग क्यों? स्पीकर ओम बिरला ने सदन में नियम के तहत चर्चा के लिए कहा, संसद के भीतर पेपर उछालने और टेबल पर चढ़ने पर एक एक्शन लिया, संसद में मर्यादित व्यवहार की अपील करी और कहा नियम कानून की हिसाब से सब कुछ चले। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ महाभियोग क्यों? नियम कानून के तहत चुनाव आयुक्त एसआईआर करवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी नई रोक लगाई है, कोई भी अवैध वोट ना डाल सके, इसके लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ भी महाभियोग। जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग क्यों? मद्रास हाईकोर्ट में जज जस्टिस जिया स्वामीनाथन ने दीपम मामले में मेरिट के आधार पर हिंदू पक्ष में दलील मानी।
नियम कानून के दायरे में हिंदू पक्ष को पहाड़ी के ऊपर दिया जलाने की मंजूरी दी। समूचा विपक्ष एकत्रित हो गया। इस मामले में स्वामीनाथन जी के महाभियोग पे दस्तखत किए गए। ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला था। सोचिए, सेकुलर कहते हैं और सेकुलरिज्म के नाम पर क्या करते हैं ये लोग। आइए जजों के खिलाफ टिप्पणी क्यों। दशकों की कानूनी लड़ाई के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर पर फैसला आता है। 3 तलाक जैसी कुप्रथा को खत्म करने पर कोर्ट का फैसला सुनाया गया। लेकिन इस देश में कई नेतागण ऐसे हैं ऑपोजिशन के जो इस पर भी टिप्पणी करते हैं। याद करिए, रंजन गोगोई से लेकर चंद्रचूड़ तक क्या कुछ टिप्पणियां की गई हैं। मैं बढ़ता हूं आगे। बड़ा प्रश्न क्या है? बड़ा प्रश्न आज का यह है, क्या मनमानी वाला लाइसेंस मिलेगा तभी विपक्ष के लिए लोकतंत्र मजबूत होगा। मेरे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पैनल है। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा बीजेपी के ओजस्वी प्रवक्ता। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर सुखदेव भगत साहब है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर प्रियंका कक्कड़, आम आदमी पार्टी की चीफ स्पोक्सपर्सन है। मेरे साथ फराज किदवई साहब हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आनंद दुबे हैं, प्रवक्ता शिवसेना उबाटा के। भगत साहब, शुरुआत आपसे करते हैं। सवाल यह है कि क्या मनमानी वाला लाइसेंस मिलेगा तभी विपक्ष के लिए लोकतंत्र मजबूत होगा? एक चीज मैं उस पर स्पष्ट कर दूं, अविश्वास व्यक्ति से नहीं पक्षपात से है, और कुर्सी की मर्यादा तटस्थता से रहती है, वरना सत्ता की परछाई लंबी हो जाती है। आपने कहा संविधान किसी के खुश करने का दस्तावेज नहीं है, यह सत्ता को नियंत्रित और संतुलित करने के लिए है। हमारे जब राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन जी अगर वो राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर विदेश नीति के बारे जो एक प्रकाशित दस्तावेज को कोट करना चाहे, आपने उन्हें अनुमति नहीं दी। तो क्या सदन की मर्यादा या सदन की गरिमा प्रश्न पूछने से होता है, प्रश्न रोकने से नहीं होता है? और ये मैं जरूर आपको कहना चाहूंगा, इसके पहले भी अगर हमारा ये स्पीकर का जो पद होता है, जो सदन है, वो संविधान का होता है, सत्ता पक्ष का नहीं होता है। लेकिन जब एकांगी व्यवहार होगा, लेकिन निशिकांत दुबे ने कहा कि आपकी अनुकंपा से नहीं चलेगा। चुन कर आए हैं स्पीकर को, एनडीए ने चुना है, आपकी अनुकंपा नहीं है स्पीकर पे। सदन किसी के अनुकंपा से नहीं चलती है, सदन संविधान से चलती है। और संविधान के आर्टिकल 94C और रूल 11 के तहत हमें अधिकार संविधान अधिकार दिया गया है। पीयूष गोयल ने क्या बोला? उन्होंने बोला बड़ा डरावना दृश्य था संसद के अंदर। पीयूष गोयल ने मेरे इंटरव्यू में बोला कि बड़ा डरावना दृश्य था पार्लियामेंट के अंदर, और 20-20 फीट के बैनर लेकर ट्रेजरी बेंच के ऊपर चढ़कर पीएम की कुर्सी को घेरने का प्रयास था। मैं बताऊं क्या, हमारे देश के प्रधानमंत्री 56 इंच के बोलने वाले प्रधानमंत्री जी देश के सदन के अंदर इतने अति भयभीत, और रैली में वो भयभीत नहीं होते हैं, विदेश में भयभीत नहीं होते हैं, चुनावी रैली में भयभीत नहीं होते हैं, देश के सर्वोच्च पंचायत में सदन में भयभीत होते हैं, वो भी एक दलित, हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि। दलित का तो नाम ही नहीं लिया, भारतीय जनता पार्टी ने। आपने दलित एमपी का नाम क्यों लिया? यानी आपके मन में कुछ था जो आप आगे लेके आना चाहते थे। मैंने इसलिए कहा, आपने बोला, अभी बोला आपने, यू जस्ट सेड दैट। आपका रवैया ये होता है कि आप उन्हें या तो उन्हें अछूत मानते हैं, अगर वो जा रहे तो उनसे दूरी आप बना लिए, अब सदन में नहीं आते हैं, अब तो रणछोड़ दास मोदी बन जाते हैं वहां पे। क्यों नहीं आए सदन में? सदन की गरिमा, सदन के जो जीवंतता प्रश्नों से होता है, प्रश्नों को बाधित करने से नहीं होता है। और एक चीज बता दे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई मूक दर्शक या मूक श्रोता नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन रूल्स को फॉलो करना पड़ेंगे। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ हैं। ओके, आई विल गिव यू एनफ टाइम सर। आपने अपनी बात को 2.5-3 मिनट रखा। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेरा सीधा सवाल है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि सवाल ही नहीं उठता कि हमारे संसद में पीएम पर हमला करने वाले थे कोई। ऐसा है तो आप एफआईआर करिए, गिरफ्तारी करिए। देखिए, मुझे लगता है इस तरह का वक्तव्य देना ही उनकी अबोध मानसिकता का परिचायक है। सदन के अंदर हुई किसी घटना के ऊपर चूंकि बोले गए किसी वक्तव्य या अन्य चीज़ों को एक कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी प्राप्त है, अर्थात
संसद भवन के अंदर अगर सभा पटल के ऊपर कुछ भी बोला गया है तो उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। इसीलिए तो राहुल गांधी जी वो मुद्दा उठा रहे थे नरवणे जी की उस किताब का जो छपी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि यह लीगली है ही नहीं, और उन्हें यह भी पता है कि सेना अध्यक्ष और रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच का कोई भी कार्य ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट से गवर्न होता है। 1954 का आर्मी एक्ट है, 1923 का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है। मैं चैलेंज करके कहता हूं, क्या किसी सेना अध्यक्ष और प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री के बीच का संवाद बोल सकते हैं? नहीं, उन्हें पता नहीं बोल सकते, इसीलिए बाहर नहीं बोला, सदन के पटल में बोलना चाहते हैं। यह होता है कि सदन के पटल का दुरुपयोग करें। तो यह बात सही है जो ये कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री के लिए खतरा, बदतमीजी ये लोग कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि जिस प्रकार का अमर्यादित अभद्र निशिकांत दुबे बीजेपी एमपी ने न्यूज 18 से बातचीत में बोला है वो धक्का दे सकते थे, कपड़े फाड़ सकते थे। हाँ, वही मैंने कहा ना, कोई भी सीन क्रिएट करने की पूरी संभावना रह सकती थी। क्योंकि मैं एक और भी बात कह दूं महोदय, आप सुखदेव जी सुन लीजिए, देखिए ये अपनी जगह से बैठ के शाउटिंग करें वो चल सकता है, उनका आप नारेबाजी करें, वेल में आ जाएं, वहां तक चलता है, पर सब लोग अपने अपने क्षेत्र में रहते हैं। मगर आप इतना बड़ा बैनर लेके आए और बैनर लेके उसको अपनी महिला सांसदों के द्वारा बढ़ते हुए ट्रेजरी बेंचेस की तरफ बढ़े। मैं पूछना चाहता हूं कि इस बात का आइडिया कांग्रेस को कहां से लगा, शाहीन बाग से या गाजा से? क्योंकि वहां यही सुखदेव भगत कि महिलाओं को आगे करो और उनके हाथ में बैनर होता था और उसके बाद आगे बढ़ना शुरू कर दो, उनको ढाल की तरह प्रयोग करते हुए। तो मुझे लगता है तो सुखदेव भगत, राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, राहुल गांधी ने आज अपनी स्टेटमेंट में बोला कि उनके सांसद कोई भी किताब दिखा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं सदन के अंदर, हमें नहीं बोलने दिया जा रहा। मुझे तो आज जानकारी हुई कि हमारे माननीय सांसदगण वो तो ज्योतिष भी हो गए हैं, उन्हें एंटीसिपेशन में पूरी बातें उन्हें पता चलता है कि अबे क्या होने वाला है। मुझे तब तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बता रहे। दूसरी बात मैं स्पष्ट कर दूं, ये नियम इन्हें नहीं रोकते, नियम प्रक्रियाओं की ये जो बात कर रहे हैं ना, संचालन की मंशा एलओपी को रोकते हैं, और जवाब सुनने से उन्हें डर लगता है, राहुल जी के प्रश्नों से उन्हें डर लगता है, इसलिए इस प्रकार का वो कृत्य कर रहे हैं। जब नियम इनके पास जब जवाब नहीं होता है तो प्रक्रियाओं को ये आगे कर देते हैं। इसलिए हमने कहा एलओपी की जो बातें हैं उनसे पूरी की पूरी ये सत्ता डरी हुई है। नहीं, इस पर एलओपी क्या कह रहे हैं, एलओपी की स्टेटमेंट है कि हमें नहीं बोलने दिया जा रहा और इनके सांसद कोई भी किताब दिखा के चल रहे हैं, इनके सांसद को कोई भी इजाजत दी जा रही है। निश्चित रूप से उस राष्ट्रपति के अभिभाषण से उस किताब का कोई संबंध नहीं था। हसुए की शादी में खुरपी का गाना निशिकांत दुबे जी कर रहे हैं। ऐसे भी निशिकांत दुबे जी हमेशा नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं, वो क्या बात करेंगे, वो तो कोई भी अच्छी बात करेंगे नहीं, तो नकारात्मक बातें हमेशा करते हैं। इसलिए मैंने कहा उनको तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में होना चाहिए। गड़ी चीज उखाड़ते, गड़ी चीजें उन्हें अच्छी लगती है, इसलिए उनको मैंने कहा कि संसदीय परंपराओं में उन बातों को रखे जो उससे संबंध हो। जब राष्ट्रपति का अभिभाषण था तो पुरानी बुकों का उससे क्या संबंध था? राहुल जी तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमारी वैदेशिक नीति सुरक्षा से संबंधित बातों को रख रहे थे और वो एक प्रकाशित दस्तावेज। राहुल गांधी की जी ने स्पेसिफिकल आज पार्लियामेंट के बाहर बोला, उन्होंने बोला कि आपके मतलब देश के प्रधानमंत्री डरे हुए हैं और इनके सांसद को कोई भी किताबें उठाने की इजाजत है सदन के अंदर। देखिए, अभी मैं प्रमाणित करता हूं कि कौन डरा हुआ है, और सुखदेव जी ने जो कहा नकारात्मक और कौन सकारात्मक बात कर रहा है। राहुल जी ने जो पुस्तक कही वो छपी ही नहीं है, और वो लीगल आधार पे, कानूनी आधार पे सरकार के द्वारा रुकी हुई है। चूंकि कोई भी, मैंने पुनः कहा, सेना अध्यक्ष और प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री के बीच का संवाद पब्लिक डोमेन में नहीं हो सकता। ये 1954 का आर्मी एक्ट है, 1923 का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है। मगर डरा हुआ कौन है? जो किताबें हमारे सांसद ने दिखाई वो तो सब छपी हुई हैं सुखदेव जी, और आपके नेताओं के द्वारा छपी हुई हैं। चलिए, आपको निशिकांत जी से प्रॉब्लम है, आपको हमारी सरकार से प्रॉब्लम है, वो पब्लिशर को नोटिस क्यों नहीं भेज रहे हैं भाई कि हमारे नेहरू जी के बारे में ऐसी ऐसी किताब क्यों लिखी? आज तक 50-50 साल हो गए, 40-40 साल हो गए, किसी ने लिखा है? नोटिस देना चाहिए ना कि हमारे नेताओं के बारे में ऐसी आपत्तिजनक बात आपने कैसे लिखी है। अब मैं ये भी बोलना चाहता हूं, बाकी तो छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ आपके 4 नेताओं को कोट करता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में, कहने लगे नेहरू जी तो बहुत उदार थे,
तो सुखदेव भगत जी अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। मौलाना आजाद जो आपके 6 साल अध्यक्ष रहे, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय अध्यक्ष थे, उनकी किताब इंडिया मीन्स फ्रीडम के वो आखिरी 40 पन्ने जो उनकी मृत्यु के 30 साल बाद 1987 में प्रकाशित हुए, उसमें उन्होंने लिखा है कि नेहरू जी को अपने सामने किसी दूसरे की तारीफ बर्दाश्त नहीं होती थी। आपके नेता को कोट कर रहा हूं। अब आइए साहब, आपके अध्यक्ष रहे कृपलानी दी, उन्होंने अपनी किताब माई डेज विद गांधी में लिखा है, जिसमें वही कृपलानी जी जिन्होंने सरदार पटेल की जगह नेहरू का नाम प्रेजेंट किया था, मतलब प्रस्तावित किया था, वही अप्रैल 1946 की ऐतिहासिक CWC मीटिंग में उन्होंने कहा नेहरू ने जो कुछ आकर किया है मुझे लगता वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अब आइए साहब, उसके बाद बड़ी खबर आ रही है, मंजूरी से पहले प्रिंट कॉपी लीक होने पर FIR कर दी है। नरवणे की किताब जिसका जिक्र हो रहा है उस पर दिल्ली पुलिस ने FIR रजिस्टर कर दी है। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जिस मुद्दे पर पूरा का पूरा बवाल था उस पर FIR रजिस्टर हुई है, क्योंकि मंजूरी नहीं थी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत वो मंजूरी नहीं थी। जनरल नरवणे की किताब पर FIR दर्ज हो गई है। पूर्व सेना प्रमुख की किताब लीक होने पर, मैं फिर कह रहा हूं, लीक होने पर FIR दर्ज हुई है, क्योंकि उसको मंजूरी नहीं थी। जिसको PDF सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने पर FIR दर्ज की गई है, क्योंकि उसकी मंजूरी नहीं थी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर आता है, ये अंतर्गत आता है, और ये सभी सरकारों में रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या अन्य दल की हो या कांग्रेस की सरकारें रही हो। क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप इस पे? कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहते हैं आप भगत साहब? और निश्चित रूप से जब राजनाथ सिंह जी ने आसन से आया कि आप इसे ऑथेंटिकेट करें, राहुल गांधी जी ने ऑथेंटिकेट किया। राहुल गांधी हाथ कंगनकार से क्या बुक लेके आए, मैं समझता हूं बुक लेके आए, ऑथेंटिकेट किया। उसके बाद इसमें असहज क्यों? असहज पूरी सत्ता असहज होती है। राहुल गांधी का प्रश्न से असहज होती है। उन्होंने तो ऑथेंटिकेट भी किया, उन्होंने एक बुक भी लाके दिखलाया, और उन्हें सदन के अंदर भी दिखलाया, सदन के बाहर भी दिखलाया। तो इसमें कहां पे ये कि बुक अगर पब्लिश नहीं, बुक पब्लिश हुई है। हाँ, भारत सरकार, ये मैं कहता हूं मोदी जी की सरकार है, वो डरी हुई है और वो किताब पे बैन की हुई है। और जिस बुक के बारे में सुधांशु जी बोल रहे थे, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमसे लोग असहमत हो सकते हैं, हमसे लोग हमारी बातें आलोचना कर सकते हैं, उसको बाद भी हम ना उसको हमने रोका, वो बुक पब्लिश हुई है। उसमें कहा हमने कोई आरोप लगाया कुछ के, लेकिन जो प्रकाशित दस्तावेज को राहुल गांधी जी ने वहां पे भाषण के क्रम में रखना चाहा, उसके बारे। ओके, सुधांशु त्रिवेदी जवाब सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, यहीं पर राहुल गांधी जी फंस गए हैं। जो बुक प्रकाशित नहीं हुई वो किस सोर्स से उनको मिली, वो ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। जो कानूनी है ही नहीं वो किताब, वो किस स्रोत से मिली है उन्हें बताना पड़ेगा। और सुखदेव भगत जी, ऐसा नहीं आप लोगों की खूबसूरती थी, अरे इतनी बदसूरती है किताबों में लिखी हुई कि हालत खराब हो जाएगी। मैं फिर कोट कर रहा हूं, आपका कोई दर्शक जाके चेक कर ले। आपके एमपी ने भरी संसद में एक इंटरव्यू में हमारी साक्षात्कार में अयाश कह दिया, और वो कह रहे हैं ये बेहतर शब्द है, इससे खराब शब्द लिखे हुए हैं। ये तरीका ठीक है सुधांशु जी क्या? देखिए, मैं उन विषयों में नहीं जाना चाहता, पर इतना जरूर कहना चाहता हूं, जो उन किताबों में लिखा है वो इससे ज्यादा आपत्तिजनक शब्द लिखे हैं। और मुझे इस बात पे आश्चर्य है कि कांग्रेस ने इन आपत्तिजनक शब्दों पे आज तक आपत्ति करने का साहस नहीं किया, क्योंकि ये डरे हुए हैं। उन्हें ये पता है कि हकीकत क्या होती है। मैं n नंबर ऑफ बुक्स कोट कर सकता हूं, मैं तो सिर्फ कह रहा हूं एमओ मथाई की जो किताब है, मैं आपके दर्शकों से कह रहा हूं, उसमें एक चैप्टर है शी, SHE शी, क्या कि कोई पढ़ ले, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता हूं, फिर उसे समझ में आ जाएगा कि जो हमारे सांसद ने कहा वो ज्यादा आपत्तिजनक है या जो लिखा हुआ है वो ज्यादा आपत्तिजनक है। मिठाई की किताब का जिक्र हुआ था जब सदन में हंगामा हुआ, विपक्ष ने वॉकआउट किया। देखिए, मैं इसीलिए मैं कहना चाहता हूं विपक्ष को बहुत सोच समझ के कांग्रेस को बोलना चाहिए। किताबों की तो क्या चीज। अब सुनिए, मार्गरेट अल्वान ने करेज एंड कमिटमेंट करके किताब लिखी, आपके नेता कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि 2008 में कर्नाटक में जब राज्यसभा की सीटें आई तो दिस वाज फॉर सेल। या आपकी नेता ने लिखा है कि उनकी नीलामी हो रही थी, योग्यता के आधार के ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था, नीलामी हो रही थी। अभी नवजोत सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने क्या कहा कि मुख्यमंत्री का पद तो उसको मिलेगा जो 500 करोड़ रुपए दे सके। आपके नेताओं की कहानी, आपकी जुबानी, हम नहीं बोल रहे हैं भाई साहब। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं, नटवर सिंह ने
जो आपके विदेश मंत्री रहे। अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में उन्होंने लिखा है कि नेहरू जी 1954 में चाइना की यात्रा पे गए, लौट के आने के बाद उन्होंने एडविना माउंटबेटन को पत्र लिखा, डियर एडविना कह के। एक तो थोड़ा अजीब सी बात है कि किसी महिला को डियर वियर क्यों लिखना, जबकि किसी ऑफिशियल पोजीशन में नहीं थी, उन्हें पत्र ही क्यों लिखना। और उसमें उन्होंने माओ से हुई सारी वार्ता का विस्तार से जिक्र किया। यह सिलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में भी लिखा हुआ है, जिसके आधार पर नटवर सिंह ने कहा कि यह तो गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन था या संवैधानिक था कि किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष से हुई बातचीत आप किसी थर्ड पर्सन को क्यों रिवील कर रहे हैं। अभी मैं आपको अमीश जी इतनी किताबें ओके भगत साहब अपनी बात को वो रखिए आप जी, और उदाहरण के साथ भगत साहब मैं जी राहुल गांधी नेता विपक्ष लोकसभा लगे हाथ ओके जवाब मेरे लगे हाथ हमारे विद्वान मित्र सुधांशु जी की बात। सुब्रमण्यम स्वामी जी लगातार जिन बातों को रख रहे हैं, जिन बातों को कह रहे हैं, उनके बारे में बोल देते तो अच्छा रहता। रही बात, मैं इतना ही कहता हूं, राजनीतिक संस्कार, राजनीतिक शुचिता, हमारे संस्कार, राजनीतिक मर्यादा, हमारे संस्कार उन चीजों से रोकते हैं और व्यक्तिगत टिप्पणी से हम बचते हैं। और व्यक्तिगत रूप से मैं यही कहना चाहूंगा, एज ए लीडर अगर वो कोई चीज को प्रभावित करता हो तो आप प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन हमारा यह काम है कि हमने इस देश को क्या दिया है, हमने देश को क्या किया, वो पूरा विश्व जानता है। और इसलिए हमने कहा उन चीजों पे हम नहीं जाना चाहते हैं। आज जो चलते सदन में जिसके बारे में आपने चर्चा बुलाई है, क्या आसन निष्पक्ष है? क्या आसन निष्पक्ष है? क्या वो किताब को पब्लिश करने के ऊपर मैं फिर बता दूं, बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जो अनपब्लिश किताब थी और दिल्ली पुलिस ने पब्लिकेशन ब्रीच के तहत ये केस दर्ज किया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर आता है। जनरल नरवणे की किताब को लेकर जो लीक हुई है, पूर्व सेना प्रमुख की किताब को जो लीक हुई है, उस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है दिल्ली पुलिस ने। देखिए ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, ये भारत के लिए बड़ा सेंसिटिव मामला है। पीडीएफ सोशल मीडिया पर जिस तरह से घुमाया जा रहा था, उसमें सच क्या था, झूठ क्या था, और एक छपी हुई किताब बकायदा सदन में लेके आई गई। वो किताब कहां से आई जब भारत में वो किताब प्रिंट नहीं हुई है, गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी है। जब मैं 71 की लड़ाई को लेकर कई किताबें अभी पेंडिंग है डिफेंस में एमओडी के बाद, और एमओडी अगर नहीं चाहेगा तो किताब पब्लिश नहीं होगी। ऐसी कई किताबें हैं, कारगिल को लेकर कई किताबें हैं, कई चीजें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आती हैं, कई चीजें आती हैं कि स्ट्रेटेजिकली डिस्क्लोज नहीं की जाती। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? क्या भारत की राष्ट्र सुरक्षा के साथ कोई बड़ा खिलवाड़ करना चाहता है? यहां पर अब यह सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। यह बहुत बड़ा मामला हो गया है। दिल्ली पुलिस ने बकायदा एफआईआर रजिस्टर कर ली है। क्या आपको लगता है, मैं सीधा रुख करता हूं फराज किदवई आपका, फराज किदवई, क्या आपको लगता है जिस तरह से बार बार कहा जा रहा था कि इस, और आपके नेता भी कह रहे थे बोलने दीजिए, लेकिन जो किताब पब्लिश ही नहीं हुई उसके बारे में बोला कैसे जा सकता है जिसकी परमिशन एमओडी ने नहीं दी? देखिए अमीश जी, यहां पर मुझे नहीं लगता था कि पता था कि किताबों पर डिस्कशन होगा। एनीवे चलिए कोई बात नहीं। अभी सुधांशु जी ने कुछ किताबों का नाम लिया और कहा कि ये तो इनके लेखक थे या इनकी पार्टी के थे। इत्तेफाक से आजकल मैं अरुण शौरी जी को पढ़ रहा हूं और इसके पेज नंबर 88 पर सुधांशु जी जाइएगा, जो मेरे हाथ में किताब है उसमें सावरकर साहब और गोलवरकर साहब के कसीदे लिखे हैं अरुण शौरी जी ने, और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मिनिस्टर थे। और यहां तक इन्होंने लिखा है कि सिक्स ग्लोरियस इपोक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो पीछे मेरे पास लगी भी हुई है, उसका जब कंक्लूड कर रहे थे तो वहां पर गांधी जी का नाम तक उन्होंने नहीं लिखा कि गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे। सरदार पटेल जी तो सबके आइडियोलॉग्स थे, आपके भी हमारे भी हैं, लेकिन आप लोग कुछ ज्यादा उनके ऊपर अपना हक जताते हैं। उन्होंने आरएसएस पटेल लाइफ, राजमोहन गांधी जी की किताब, पेज नंबर 471, उन्होंने क्या लिखा है सरदार पटेल के हवाले से कि सरदार पटेल तो यही बोलते थे ना कि आरएसएस के बारे में उन्होंने क्यों बैन लगाया, और आरएसएस ने गांधी जी की जब हत्या हुई उसके बाद में कैसे मिठाइयां बांटी। तो देखिए क्या है अमीश जी कि अगर आप किताबों पर आ जाइएगा तो ये जो डिस्कशंस है ना, ये नेवर एंडिंग है। दूसरी बात, एक मैं करेक्शन कर दूं अमीश जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आपने जस्टिस जीआर स्वामीनाथन का जिक्र किया कि विपक्ष ने उनके ऊपर वो इसलिए इंपीचमेंट लाई कि वो दीपक वाला मामला था। यहां पर दो सांसद बैठे हुए हैं, एक सुधांशु जी बैठे हुए हैं और एक हमारे कांग्रेस के बैठे हुए हैं। जो इंपीचमेंट आया था उसको इन दोनों ने पढ़ा होगा, क्या उसमें कहीं दीपक का जिक्र था? क्योंकि इनका जो बिहेवियर था
उस बिहेवियर को देखते हुए इंपीचमेंट लाया था, क्योंकि इन्होंने खुद कहा था कि उन्होंने अपने पुजारी दोस्त को बरी करवाया। उन्होंने कहा था कि डेमोग्राफिक को अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जोड़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का खत्म हो जाएगा, और तमाम चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने कही थी। अब आ जाते हैं संसद के गतिरोध पर। नहीं, बिल्कुल आप गतिरोध पे आइएगा, बिल्कुल आप गतिरोध पे आइएगा। मैं डिंपल यादव जी को कोट कर रहा हूं और मैं आपकी बात आता हूं, लेकिन अखिलेश यादव की एक बड़ा बयान आया है। अखिलेश यादव ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, बड़ी खबर है, ये देख लेते हैं बड़ी खबर क्या है। अखिलेश यादव जो कि सपा सुप्रीमो है, अखिलेश यादव का नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमला है, बीजेपी सरकार पर हमला है, अमेरिका से डील नहीं ढील दी गई है, सीधे तौर पर बोला है अखिलेश यादव ने। ऐसे में संसद इस पर चर्चा होनी चाहिए, यह कहा है, और बीजेपी जो चाहती है वही करवाती है। ओके, जवाब सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, पहली बात तो फराज किदवई साहब ने देखिए कितनी मासूमियत से अपनी पार्टी की चालाकी साबित कर दी। यानी ये ओपनली कह रहे हैं किसी जज का निर्णय इनको अच्छे नहीं लगेंगे इसलिए इंपीचमेंट लाएंगे। ये सरासर संविधान को खतरे में डालना है। संविधान में जज के इंपीचमेंट का जो आधार है उसका व्यक्तिगत आचरण, व्यक्तिगत आइडेंटिटी को भ्रष्टाचार, इंटेग्रिटी, उसकी कोई प्रामाणिकता, राष्ट्र के प्रति निष्ठा का विषय हो तब लाया जाता है। ये नहीं कि निर्णय आपको अच्छे नहीं लगे उसमें ये बोला। और उनके कम से कम आधा दर्जन निर्णय हैं जो राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो भाजपा और इनके खिलाफ हैं। और खैर वो बात छोड़िए, अब आप कहेंगे कि इस देश में एक ऐसा भी जज रहा है, बताओ दीपम वाले मामले, एक सेकंड सुधांशु जी, फराज के भाई, दीपम के मामले में आप पूरे मामले में जज के खिलाफ महाभियोग लेकर आए और सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड करा, हाई कोर्ट ने पहले अपहोल्ड करा उस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड करा। अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के ऊपर भी क्या महाभियोग लेकर आएंगे आप लोग? जिसकी बात पसंद नहीं आती, इलेक्शन कमीशन की बात नहीं पसंद आती, महाभियोग लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की बात पसंद नहीं आती, महाभियोग लेकर आएंगे। किस किस पर लाएंगे? इस देश की जनता पर आपको एक दिन महाभियोग लाना पड़ेगा। हमारी बात नहीं मान रहे ये लोग, हमें चुनाव नहीं जितवा रहे, हम हार रहे हैं बार बार। मैं दो चीज, अमित जी, मैं दो चीजें करेक्ट बिल्कुल बोलिए। पहला तो ये मैंने आपको उस चीज के बारे मैंने आपको उस चीज के बारे में बताया कि जो जज का इंपीचमेंट लाया गया था, यहां पर 2 सांसद बैठे हैं, उन्होंने पढ़ा होगा। और सुधांशु जी, ये व्यक्तिगत फैसलों की बात नहीं है। इन्होंने 2025 में कहा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कि ये 1935 के कानून की नकल है, और इन्होंने आरएसएस के कार्यक्रम में कहा था। फराज किदवई साहब, आप टॉपिक पे आइए ना। एक बात बताइए, महाभियोग लेकर आए, आपके एमपीज भी शामिल थे उसके अंदर, कांग्रेस के एमपीज भी शामिल थे, शिवसेना उबाटा के एमपीज भी शामिल थे। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कराया उस फैसले को, बोलिएगा क्या करिएगा? बताइए क्या करिएगा? आम आदमी पार्टी के एमपी भी शामिल थे। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, इसका क्या कोई जवाब है सर? फराज किदवई साहब, पूरी माजरत के साथ, पूरे सम्मान के साथ, अमीर जी है जवाब? कोई जवाब है? आपकी तरफ का फैसला नहीं आएगा तो आप महाभियोग लेके आएंगे। ऐसे करते रहेंगे, देश की जनता के खिलाफ आपको महाभियोग लाना पड़ेगा। अच्छा, आप सुनिए, आप जनता से लड़ रहे हैं, आप इस देश के सिस्टम से लड़ रहे हैं, आप इस देश की सुप्रीम कोर्ट से लड़ रहे हैं, आप इस देश के इलेक्शन कमीशन से लड़ रहे हैं, आप इस देश के जुडिशरी से लड़ रहे हैं। इस देश के सुप्रीम कोर्ट से सुधांशु जी की पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे लड़ रहे हैं, जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में यह बोला था कि इस देश में जो धार्मिक युद्ध हो रहे हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की वजह से हो रहे हैं। तो इस देश के सुप्रीम कोर्ट से ये लड़ रहे हैं। पर बीजेपी सांसद का बयान बड़ा है बीजेपी का। बीजेपी ने उनको बुला के सवाल पूछे नहीं पूछे, महाभियोग तो नहीं लेके आई ना बीजेपी संजीव खन्ना के खिलाफ। आप तो महाभियोग लेके आए। अब आप सीईसी के खिलाफ, सीईसी को इंपीच करना चाहते हैं, आप जजेस को इंपीच करना चाहते हैं, आप स्पीकर को हटाना चाहते हैं, उसके खिलाफ रेजोल्यूशन लेके आना चाहते हैं। बचता क्या है बचाने को, ढकता क्या है ढकाने को, काम करिए, छुपता क्या है छुपाने को। एक्सपोज हो गए दुनिया के सामने, देश के सामने आप लोग। अरे सुनिए सर सुनिए, आप एक काम करिए, फिर विपक्षी पार्टियों के सबके वो कैंसिल कर दीजिए, सब लोग अपने अपने घर में बैठे, भारतीय जनता पार्टी को इस देश को लूटने दें। मतलब हमारा काम है विसिल ब्लोअर का। बिल्कुल, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं तो एक बड़ा ना फिर गलत आप कह रहे हो सर। सुनिए तो फिर आप बिल्कुल सर, आपके फिर आप गलत कह रहे हो। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा भारतीय जनता पार्टी को आप कसौटी पे कसिए, बीजेपी को आप एक्सपोज करिए, लेकिन दीपम मामले में आप जज के खिलाफ महाभियोग लेकर आए। अब आप इलेक्शन कमिश्नर पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
अब क्या आप फैसला दिया बोलिएगा था कि उसने? शेखर उसने यादव दीप ने जलाने का पहाड़ी पे फैसला दिया था। आप- कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना उबाटा सब लेकर आई, सारी चुनाव हारी है लाइन से। जो भी इस देश के संविधान को नहीं मानेगा, हम उसके खिलाफ महाभियोग लाएंगे। अब मुझे प्लीज अनइंटरप्टेड आप कम से कम 1.5 मिनट तो दे दीजिए अमीश जी। आपने मैं 5 सवाल मिनट पूछना बोला चाहता हूं। अनइंटरप्टेड। यहां पर दो सांसद। एक सेकंड सुधांशु त्रिवेदी, अरे सर, ये मंशा एक सेकंड सुधांशु जी, ये मंशा क्या है? 30 सेकंड। मंशा बहुत स्पष्ट है, दोनों बात बता देना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी ये कहे कि देश के संविधान के खिलाफ होगा तो जज को लाएंगे, ये वो पार्टी है मुलायम सिंह यादव जी के शासनकाल में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ये लोगों का बंद था 13 सितंबर 1984 दिन मंगलवार, कोट करके बोल रहा हूं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सेना की डिमांड की थी क्योंकि यूपी पुलिस उन दंगाइयों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में घुसने की बात कर रही थी और घुसने गेट तक आ गए थे। ऑन रिकॉर्ड इनके दौरे हुकूमत में उत्तर प्रदेश के 2 बड़े समाचार पत्रों के कार्यालयों पे तोड़फोड़ की गई थी मुलायम सिंह जी के समय में, क्योंकि इनके हिसाब से खबरें सही नहीं छपी थी। और बड़ा आश्चर्य फराज साहब, तमिलनाडु में मद्रास हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन तो तमिलनाडु है। ये तमिलनाडु की सरकार से आपको इतना लगाव कैसे हो गया? ये वही है ना डीएमके की सरकार जिसने यूपी बिहार वालों के लिए क्या बोला, हम किसी काम को ऊंचा नीचा नहीं मानते। उसने कहा था नहीं लोग टॉयलेट साफ करने आते हैं। अभी पानी पूरी वाला बोला था डायलॉग, उसके बाद कहा था गोमूत्र के राज्यों में जीत सकते हैं। ये वही है ना जिसने कहा इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश करेंगे। गजब की तरबियत है आपकी साहब। मतलब वहां चेन्नई तक पहुंच गए मद्रास हाई कोर्ट वाले के पक्ष में करने के लिए, गालियां सुनते हुए। भाई साहब उत्तर प्रदेश को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, हिंदी को लेकर कुछ भी अंट शंट हो, मगर एक फैक्टर है, वरना मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं डीएमके और अखिलेश यादव जी में क्या चीज है जो कॉमन है? क्या स्टालिन के कहने पे 1 वोट मिलेगा उत्तर प्रदेश में? नहीं। या अखिलेश यादव जी के कहने पे 1 वोट तमिलनाडु में मिलेगा? नहीं। फिर भी स्टालिन को बुलाया गया था बिहार में, 1 वोट नहीं मिलना था। वो एक ही फैक्टर है जो हर देश समझता है, और उसके लिए संविधान को तार तार करने के लिए इंडी गठबंधन के सारे दल तैयार हैं। ओके, मैं रुक करता हूं। मेरे साथ भगत साहब हैं, मेरे साथ यहां पर आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। भगत साहब, सीधा सवाल है, जो आपकी बात नहीं मानेगा उसको इंपीच किया जाएगा। अब आप इंपीचमेंट लेकर आए थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाई कोर्ट के एक जज का, अब वो अपहोल्ड करा है सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के खिलाफ भी इंपीचमेंट लाया जाएगा, जैसे स्पीकर को हटाना है आप लोगों को। अमित जी एक बात सुन ली जाए, जब विपक्ष की आवाज को आप रोकेंगे तो अविश्वास प्रस्ताव लोकतंत्र के संवैधानिक रक्षा है। एक दूसरी बात, प्रश्नकाल क्यों हो सदन में? उसकी गरिमा, उसकी शाख, उसकी विश्वसनीयता तब रहती है जब प्रश्न का जवाब दिया जाए, और प्रश्न अगर जब जवाब से आप भागेंगे तब उसकी गरिमा गिरती है। तो ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, आज भी पक्षपात बना निष्पक्षता हमारा प्रश्न है, और ये अविश्वास प्रस्ताव ये व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है, ये पक्षपात के विरुद्ध है। और मैं बार बार कहना चाहता हूं, स्पीकर पूरे सदन का होता है, वो संविधान का होता है, सत्ता पक्ष का नहीं होता है। और जब जब संवैधानिक प्रक्रियाओं का, मर्यादाओं का, संसदीय परंपराओं की अवहेलना करेंगे, पक्षपात करेंगे, तब तक हम संविधान को सामने लाएंगे और संविधान हमारी रक्षा करेगी। वो प्रावधान दिए गए हैं, और इसलिए हमने कहा नहीं, कि देखिए आवाज से नहीं, आप कहते हैं स्पीकर बायस नहीं होना चाहिए। मैंने तो एक दृश्य देखा है सदन के अंदर, राजीव शुक्ला थे, स्पीकर के कान में बोल के हाउस एडजॉइन कराया गया था, याद है आपको भगत साहब? या वो विजुअल मैं रिप्ले करूं एक बार दोबारा? पुराने हैं, 10 साल पुराने विजुअल हैं, 13-14 साल पुराने विजुअल है। चलाऊंगा अमित जी स्पीकर के कान में बोला गया, हाउस एडजॉइन कर दो, ऑर्डर दिया गया स्पीकर को, चेयर को ऑर्डर दिया गया था कांग्रेस के शासन के अंदर। आप डू यू रिमेंबर? अभी मैं सुनिए मैं आपको बता रहा हूं, अभी जिस विजुअल की बात करें, आज का भी विजुअल नहीं, आज का भी विजुअल सुन लीजिए, आज का भी विजुअल आप सुन लीजिए, जिसमें मार्शल बोल रहे हैं, स्पीकर को आदेश बोल रहे हैं, बजट पे बोलिए। आज का भी विजुअल आप देख लीजिए। मैं हम लोग स्पीकर का सम्मान करते हैं, लेकिन संविधान, संसद और जनता ये सम्मान हो रहा है। सुधांशु त्रिवेदी, डू यू रिमेंबर दैट विजुअल, अ फेमस विजुअल, राजीव शुक्ला सेइंग टू स्पीकर? सुधांशु त्रिवेदी, ना देखिए,
मैं बताना चाहता हूं, अविश्वास प्रस्ताव की बात सुखदेव don't भगत जी ने forget- कही just कि don't उनका forget अधिकार होता है, what Bansal is मगर saying उस to our speaker. नहीं देखिए, मैं आपको बोल रहा पूरी बात कर हूं, लें। लेकिन देखिए एक चीज तो हुई, राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो उनको किताब कोट करने से रोका गया। राहुल गांधी ने क्या बोला, नेता विपक्ष ने? समस्या यह है कि एक सदस्य ने कई किताबों का हवाला देते हुए बहुत घिनौनी बातें करी और निर्णय की किताब के बारे में कुछ नहीं कहा गया, कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी का निशिकांत दुबे में सीधा निशाना, एक किताब कोट करके घिनौनी बातें की गई। राहुल गांधी ने सीधा आरोप लगाया है एक सदस्य ने कई किताबों का हवाला देते हुए बहुत घिनौनी बातें करी हैं। सुधांशु त्रिवेदी, उसे बोलने से नहीं रोका गया, स्पीकर बाइज है इस वजह से। सुनिए, अगर राहुल गांधी जी और कांग्रेस इसमें सीरियस है तो इन किताबों को लेकर संबंधित लेखकों पर मानहानि का मुकदमा कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए सदन के पटल पर कहीं बात करें तो मुकदमा नहीं चल सकता, क्योंकि राहुल गांधी जी भी तमाम आए बाएं बोल चुके हैं और उनके हिसाब से घिनौनी है, सुहानी है, जो भी खूब अच्छी तरीके से मुकदमा नहीं बोला, सुहानी नहीं बोला, लीगल नोटिस भेजिए। अब नहीं, उनको लगता है घिनौनी है, इनको लगता है कि हमारे खिलाफ बोली बातें सुहानी हैं, इनके खिलाफ बोली बातें घिनौनी हैं, इसलिए मैंने कहा नोटिस दीजिए। और मैं एक और किताब ऐड कर दे रहा हूं सुखदेव जी, ये जाके अपने सीनियर लीडरशिप को बताइए। स्विट्जरलैंड की किताब है, मैगजीन है श्वाइजर डेल एस्टेटे, 19 नवंबर 1991 के अंक में राजीव गांधी जी की फोटो के साथ उसने लिखा है कि 2.9 बिलियन स्विस फ्रैंक इनके स्विस अकाउंट में है, जिसमें कि पहले नॉमिनी सोनिया गांधी जी थी, 18 वर्ष होने के बाद राहुल गांधी जी हो गए। मुकदमा करिए जाके उस पर, कैसे मेरे बारे में लिख दी, फोटो लिखी है और उसके साथ अमाउंट लिखा हुआ है, करना चाहिए जाकर। सुधांशु जी आप बोल भी रहे हैं, मुकदमा करने की भी बात कर रहे हैं। पार्ट 2 में लिखा हुआ जो विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं उनसे बहुत सारे कथित रूप से बहुत तरह की ऐसी बातें आती है। हमारा काम है देश को कैसे सुदृढ़ करना, संविधान को कैसे रक्षा करना। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें हम अपना व्यर्थ में अपने एनर्जी जाया नहीं किया करते हैं। बहुत सही बात है, अब आप सही बात बोल रहे हैं सुखदेव जी, यही समझदारी की बात समझाइए। किताबों पे अपनी एनर्जी जाया मत करिए, किताबें खुलेंगी तो पन्ने ही नहीं नींव उखड़ जाएगी। फिर मैं कह रहा हूं किताबें खुलेंगी तो आप अपनी किताबों के पन्नों से नींव उखड़ जाएगी। और मुझे व्यर्थ में जाया मत करिए। नहीं, अरे भाई साहब, आया जाया में ऐसा फंसेगा मामला कि हालत खराब हो जाएगी। बात और मैं अभी आपको एक नहीं अनेक किताबें कोट कर सकता निकलेगी तो मैं क्या करूं, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, किताबों तक ही क्यों सीमित है, फाइलें खुलेंगी तो बहुत दूर तक जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन बातों को मैं समझता हूं जो देश के रचनात्मककार है उस पर फोकस कीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। संविधान क्या कहता है उस पर फोकस करना चाहिए, वो ज्यादा महत्व है। संसद क्या बोलता है उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि इन बातों से गोल मोल जवाब देके अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। आपको देश ने जिम्मेदारी दी है, जिम्मेदारी आप निभाइए। भाई बस यही तो हम भी कह रहे हैं, जो आपने कहा सुखदेव जी, यही समझाइए कि मुद्दे की बात करिए। बजट सेशन है, आपको जो बोलना है बोलिए। आप डील को लेकर आज बवाल कर रहे हैं। अरे ट्रेड डील जो है वो तो फाइनेंस का हिस्सा है, बोलिए आज जाके। मगर आपको पता है कि आपका उद्देश्य सिर्फ बवाल करना है। और किताबों की जहां तक बात है, यही तो मैं कह रहा हूं, मोदी जी को इन बातों को समझाइए ना, किताब है, मोदी जी को समझाए उनकी भूमिका क्या है, उनकी जिम्मेवारी क्या है, देश ने उनको विश्वास किया। मेरे साथ दो मेहमान जो अभी तक बोले नहीं है, काफी समय हो चुका है, 35 मिनट हो चुके हैं प्रोग्राम को। मैं एक सेकंड, मेरे पास दो मेहमान है जो अभी तक बोले नहीं है। सुधांशु, मैं आगे आपको मौका दूंगा। प्रियंका, क्या आपको लगता है जो संसद में हो रहा है वो सही हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा चाहती है कि जो पर्टिनेंट मुद्दे हैं, अभी देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर बहस ना हो और हमेशा ये इस तरह की राजनीति सामने प्रेजेंट करती है। तो गद्दार किसने बोला? देखिए राहुल गांधी जी ने। देखिए, वो एक बात सच है कि नॉन सीरियस
थोड़ा उनका तरीका है जिस किसका वजह नॉन से सीरियस तरीका? राहुल गांधी का तरीका थोड़ा नॉन सीरियस हो जाता है, जिस वजह से इंपॉर्टेंट मुद्दे दब जाते हैं। जैसे आज अगर बजट पे बोलना था तो बजट में यूएस से पूछ सकते हैं कि अब यूएस से जो कस्टम्स रेवेन्यू हमें जीरो मिलेगा उसकी भरपाई बीजेपी कैसे करने वाली है, ये पूछा जा सकता था। मुझे लगता है सुधांशु जी यहाँ बैठे हैं और सुधांशु जी क्योंकि ये पढ़ते हैं तो मेरे को इनसे क्वेश्चन पूछने का मौका मिला है जो मैं बिल्कुल पूछूंगी कि सेक्शन 4 ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14329 जो ट्रंप ने निकाला है वो कहता है कि भारत के ऊपर अब ट्रंप निगरानी रखेंगे अपने होम मिनिस्टर द्वारा, निगरानी रखेंगे अपने कॉमर्स मिनिस्टर द्वारा कि कहीं हम रूसी तेल तो नहीं खरीद रहे, और अगर खरीदते हुए पकड़े गए तो हमारे ऊपर टैक्स लगेगा। ये कैसे, ये हमारे ऊपर यूएस नजर रखेगा। हम 140 करोड़ का ताकतवर देश है सुधांशु जी, हंसने की बात ही नहीं है। हम घाना है, हम युगांडा है, हम पे यूएस निगरानी रखेगा, इतनी हिम्मत कैसे हो जाएगी? आप बताइए सुधांशु जी। ओके, रिप्लाई बीजेपी एमपी रिप्लाई प्लीज। आप बता, आप जवाब देते क्या हैं। नजर देखिए रखेंगे बड़ी ट्रंप? मजेदार बात है। अरे भाई हम तेल खरीदेंगे, अगर हम तेल खरीदते हैं तो खुलेआम खरीदते हैं, कोई नहीं चोरी खरीद रहे छुपे ना नहीं। सर। और प्रियंका जी आप भी वकील हैं, आपने अपने टर्न पे बोलिए भाई, आपने अपने टर्न पे बोलिए। प्रियंका जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और जितने हमारे विद्वान लोग बैठे हैं, सुखदेव भगत जी, फराज किदवई जी, ये 2004 से 14 के बीच में रूस से कितना तेल खरीदते थे? बताइए, जवाब दीजिए। सर मैं आपको जवाब दे सकती हूं, बात ये नहीं है सर, ये बात नहीं है। मुझे पता है कि अभी आप आज इंडियन एक्सप्रेस की खबर है सर कि आपने कितना कम कर दिया। नहीं सर, आप बात से मुकरिए मत। वो हम पे निगरानी कैसे रख रहे हैं, उनको इतनी हिम्मत कैसे हो रही है, हम इस बात पर चुप क्यों हुए? मुद्दा ये है आप बार बार चाहते हैं कि एप्स्टीन फाइल पर चर्चा ना हो, यूएस ट्रेड डील पर चर्चा ना हो, तो आप राहुल गांधी के पीछे चुप जाते हैं। सर ये गलत है। तो राहुल गांधी को अभी इमेच्योर कह रही है। देखिए मुझे लगता है कि बहुत तरीके थे ये पूछने के कि अब हम रूसी तेल जो सस्ता खरीदते थे पीएसयूज हमारी, अब वो महंगा कितने। एक सेकंड सुखदेव भगत, मैं आपका रिएक्शन ले रहा हूं। एक सेकंड, नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है राहुल गांधी। एक सेकंड सुधांशु, एक लाइन बोल दूं अमीर जी, एक लाइन भाई, एकदम डिस्टर्ब नहीं, मैं अपने टर्न पे बोलता हूं। मुझे प्लीज मैं आपके लाखों दर्शकों के लिए कहता हूं, हमारी सरकार का एक ही सिद्धांत है, जहां से सस्ता और अच्छा तेल मिलेगा हम वहां से खरीदेंगे। वो कह रहे मुझे पता नहीं, जिस बीच में ये बात इनसे पूछिए आप। पीयूष गोयल ने सारे, मैंने इंटरव्यू करा, पीयूष ने सारे सवालों के जवाब दिए। कॉमर्स मिनिस्टर आंसर्ड एवरीथिंग। मना कर रहे हैं कि मुझे नहीं पता। ओके, रूस के तेल को लेकर ओके सुधांशु त्रिवेदी, वो क्यों नहीं ठोक के? अच्छा ऑडियोज डाउन। ओके लेट सुधांशु त्रिवेदी मेक हिज पॉइंट। मैम यू आर प्रियंका जी, ऑफ योर पार्टी। देखिए प्रियंका जी, मैं पुनः कह रहा हूं, आप लोग कहते हैं राहुल गांधी बाल बुद्धि है, आप लोग तो खुद ये हरकत कर रहे हैं। भाई कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर में नहीं आता है पेट्रोल, भाई पेट्रोलियम की अलग मिनिस्ट्री है, तो कैसे कॉमर्स मिनिस्टर जवाब देगा कि पेट्रोलियम में क्या होने वाला है? तो अजब बात है, मतलब कुछ भी किसी से पूछ के आए बाएं साएं बोलता शुरू कर देना है। हमारी सरकार का एक सिद्धांत है, जहां से सस्ता और अच्छा तेल मिलेगा हम वहां से खरीदेंगे। जैसे ये लोग 2004 से 14 के बीच में नहीं खरीदा इन्होंने डर के मारे, क्योंकि 2008 में इनको न्यूक्लियर डील करनी थी, इसलिए इन्होंने रूस से तेल नहीं खरीदा, हमने खरीदा। एक साथ आऊंगा क्योंकि बार-बार क्योंकि इमेच्योर कहा आम आदमी पार्टी ने भी राहुल गांधी को। आई विल कम बैक टू इट। आनंद दुबे, योर टेक। अमीश भाई नमस्ते। पहले माफी चाहता हूं, मैं बहुत लेट आ रहा हूं। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को, कोई बात, स्कूल में जब कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने जाता है तो वो शपथ लेता है कि मेरे लिए सभी विद्यार्थी एक समान है, मेरे लिए कोई प्रिय नहीं है और कोई अप्रिय नहीं है। जो अच्छा पढ़ेगा उसको मैं और अच्छा पढ़ाऊंगा, जो कमज़ोर होगा उसको और अच्छा पढ़ाऊंगा। ये बात वो विवेक बुद्धि से सोचता है। अब रही बात स्पीकर पर आज की चर्चा है, हम ये जानते हैं कि स्पीकर कैसे चुना जाता है, हमने टीवी में देखा है, चूंकि हम दोनों सदनों के सदस्य नहीं हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसके ही ताकत से स्पीकर चुना जाता है। स्वाभाविक सी बात है कि एनडीए की इस समय बहुमत है, उन्हीं के द्वारा ओम बिरला साहब को स्पीकर चुना गया है। लेकिन जब स्पीकर आप चुन लिए गए हैं तब आप कम से कम सरकार और विपक्ष को एक ही चश्मे से देखिए। हमने कई बार टीवी पर देखा है अमीश भाई, इसको आप भी जुटला नहीं सकते, जब विपक्ष के सांसद बोलते हैं तो मुंह बनाकर उनको डांट देते हो, और जब सरकार के सांसद बोलते हैं तो मुस्कुरा कर उनको खुश होते हो। मैंने सवाल पूछा सुधांशु त्रिवेदी से। हो निशिकांत दुबे ने जिन किताबों का जिक्र किया जिसको लेकर राहुल गांधी ने टिप्पणी करी है, एक सदस्य ने कई किताबों का हवाला देते हुए बहुत घिनौनी बातें कही, और सवाल मैंने पूछा सुधांशु त्रिवेदी से, उसका जवाब लूंगा। लेकिन सुखदेव भगत, मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि राहुल गांधी इमेच्योर है, आम आदमी पार्टी का टेक है?
इमेच्योर नहीं बोले, उन्होंने पूरी बात उन ध्यान दे। दूसरी बात, सदन में बहुत बार वाजपेयी जी से लेके, नेहरू जी से लेके, आपके शास्त्री जी से लेके, सारे लोग हैं, बहुत हल्के फुल्के बातचीत के दरमियान बहुत सारी हल्की फुल्की बातें आती है। आप उसको उस तरीके से क्यों ले रहे हैं? जहां जिस बात को उन्होंने, प्रियंका जी ने कहा ट्रेड के बारे, जो अमेरिका साहब ने किया है, ट्रेड डील के बारे बात है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, ट्रेड डील नहीं है, ये ट्रंप का ट्रैप डील है। ट्रैप, उनके ट्रैप पे आप फंस गए हो। और ये ग्रेट डील नहीं है जिस ग्रेट डील की बात कर रहे हैं। ये हमारे किसानों के लिए ग्रेव है, ग्रेव, उनकी ग्रेव डील आपने किया है। और ये लगातार ये जिन बातों को कह रहे हैं कि ये बात सही है। अच्छा प्रियंका जी, आपने राहुल जी के एक सेकंड सुखदेव भगत, आपने राहुल जी के लिए क्या शब्द बोले थे, आप भी बता दीजिए। एक दिन सुखदेव भगत, प्रियंका कक्कड़, आम आदमी पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन, आपने क्या बोला था राहुल गांधी जी के लिए? देखिए, राहुल गांधी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इस टाइम हमारा देश इंपॉर्टेंट है। अमीश जी, राहुल गांधी इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल नहीं है ना। राहुल आपने उनको इमेच्योर बोला, नहीं बोला? मैंने इमेच्योर नहीं कहा, मैंने कहा अपनी बात ठीक से नहीं रख पाते, मैंने ये बात कही। अपनी बात ठीक से नहीं रख पाते। अब मैंने ये कहा कि इस बजट सेशन में भगत साहब मत लड़ाइए। नहीं, मैं बिल्कुल लड़ाई नहीं रहा, मैं बिल्कुल लड़ा नहीं रहा, मैं बस पूछना चाह रहा हूं। राहुल गांधी अपनी बात, देश की साख को गिरवी रखने का काम किया है, बीजेपी ने देश की साख को गिरवी रखने का काम किया। इस पे भी भगत साहब, राहुल गांधी अपनी बात को ठीक से रख नहीं पाते। 10 सेकंड में इसका जवाब। मैं समझता हूं, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बातें आ रही थी, उन्होंने तो बोलना शुरू किया, आपने माइक बंद कर दिया। आप तो उनके बात से सोचिए, राहुल गांधी जब खड़े होते हैं, राहुल गांधी खड़े तो सत्ता हिल जाती है। और इसलिए हिल गए सुधांशु त्रिवेदी, आप लोग हिल गए। आनंद दुबे कुछ कहना चाहते हैं। आनंद दुबे, राहुल गांधी जब खड़े होते हैं तो बीजेपी हिल जाती है, यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? ओके आनंद दुबे, आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। राहुल गांधी जब खड़े होते हैं तो बीजेपी हिल जाती है? नहीं अमीश भाई, अमित भाई, देखिए पूरा देश क्या कह रहा है, पूरा देश क्या कह रहा है कि जब कोई पुस्तक छपी नहीं है, उसका ऑथेंटिकेशन कितना है, वो सच है झूठ है पता नहीं, लेकिन चूंकि मनोज नरवणे साहब हमारे महाराष्ट्र से आते हैं, हमें सबको उनका बहुत अभिमान है, स्वाभिमान है कि हमारे राज्य से देश के सेना के सबसे बड़े पद पर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के बुक्स को अगर हम पढ़ते हैं या उसको बताते हैं, वो भी सदन जैसे गरिमापूर्ण स्थित जगह पर, तो कम से कम वो छपी हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि वो बुक्स अगर नहीं छपी और बीजेपी हिल जाती है। सुधांशु त्रिवेदी 10 सेकेंड, आप लोग हिल जाते हैं? देखिए, यहां पर अभी बात आई, राहुल गांधी जी इम्बेच्योर हैं, बात अच्छे ढंग से नहीं रख पाते हैं। टीचर का उदाहरण आनंद दुबे जी ने दिया, किताब, तो मुझे किताब याद आ गई, आपके लाखों दर्शक जाके चेक कर लें। बैरक ओबामा की किताब है द प्रॉमिस लैंड, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी जी के बारे में टिप्पणी करते हुए लिखा है कि राहुल गांधी जी की स्थिति उस छात्र की तरह है जिसको विषय का ज्ञान नहीं होता है, पर फिर भी पूरी छटपटाहट के साथ वो अपने टीचर को प्रभावित करने की तो कोशिश करता है, परंतु उसके पास वांछित योग्यता और परिपक्वता नहीं होती है। ओके, यू मेड योर पॉइंट। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।